नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये सेट 2 है। सेट 1 में ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ बैंकिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सेट 2। पहला क्वेश्चन है, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ एसएलआर। तो एसएलआर का मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है बीआर एक्ट के थ्रू? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम साथियों ऑप्शंस दे रखते हैं 15%, 20%, 30%, 40%। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 40% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? RRBs are not required to maintain CRR. सेकेंड ऑप्शन है, स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक्स आर नॉट टू मेंटेन SLR. थर्ड है, SBI कैन मेक रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ SBI एक्ट इन कंसल्टेशन विद RBI एंड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. फोर्थ ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव डायरेक्शन टू SBI इन द मैटर ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट. तो एक एक करके देखते हैं इन ऑप्शंस का मतलब क्या है, फिर पता लगाते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि RRBs आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR, कि RRBs को कैश रिजर्व रेशियो रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी रखना होता है। सेकंड है, SBI स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक जो है उनको SLR नहीं रखने की ज़रूरत है। तो ये भी ठीक नहीं है, उन्हें भी SLR रखना होता है। और थर्ड ऑप्शन है, SBI कैन मेक regulations for carrying out the purpose of SBI Act in consultation with RBI and with the prior approval of central government. तो SBI ऐसे रेगुलेशन बना सकती है जिससे कि वो SBI एक्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पूरा करने के लिए अपने रेगुलेशंस बना सकती है विद कंसल्टेशन विद RBI और प्रायर परमिशन किससे लेके? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ऐसा कर सकती है SBI। और फोर्थ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव डायरेक्शन टू SBI इन द मैटर ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं है, पॉलिसी रिलेटिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट अगर होगा, ऐसा कोई मैटर आएगा तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रख सकती है किसी भी बैंक को। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर कैपिटल ऑफ RRB इज हेल्ड बाई विच वन डज नॉट मैच। तो रीजनल रूरल बैंक जो हैं उनके जो शेयर कैपिटल है वो किसके पास होता है, कितनी परसेंटेज होती है? तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है स्पॉन्सर बैंक 50%, बी है सेंट्रल गवर्नमेंट 35%, सी है स्टेट गवर्नमेंट 15%, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो साथियों, RRBs की बात करें तो RRBs की जो शेयर होल्डिंग होती है वो बेसिकली तीन एंटिटीज़ के पास होती है। सबसे बड़ी जो शेयर होल्डिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, उसके बाद में फिर स्पॉन्सर बैंक, फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो 50% होल्ड करती है शेयर कैपिटल, 50% होल्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में स्पॉन्सर बैंक जो है वो होल्ड करते हैं 35%, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो होल्ड करती है 15%। तो यहाँ पर जैसे कि स्पॉन्सर बैंक 50% लिखा है, गलत है, ये 35% होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट 35% लिखा है, बट यहाँ पर 50% होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट 15%, ये ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं, राष्ट्रीय जो बैंक हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितने कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 51% है, 51% से कम शेयर इनमें नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRB कैन कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, हमारे ग्रामीण बैंक जो हैं, वो किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं? तो इसके बारे में 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस इनमें ठीक है। पहला है, एज एन एजेंट ऑफ स्पॉन्सर बैंक ओनली। तो स्पॉन्सर बैंक के एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, बिजनेस ऑफ बैंकिंग अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ओनली। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B में जो बैंकिंग की डेफिनेशन दी है, जो फंक्शन बैंकिंग का दिया है, उसके तहत काम करेंगे। और तीसरा है, अदर बिजनेस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अंडर सेक्शन 6(1) कुछ कई तरह के बिजनेस दिए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बैंकिंग कंपनीज कर सकती हैं।
तो ये साथियों तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं, आरआरबी तीनों ही काम ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें, ऑप्शन डी इसमें साथियों ये तीनों ही सही हैं, तो ये तीनों ही सेंटेंस इसमें ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आरबीआई अपॉइंट्स अ सुटेबल पर्सन इन प्लेस ऑफ द चेयरमैन और डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय who has been removed from his office shall hold the office for a period not exceeding dash or such further periods not exceeding dash at a time as द रिज़र्व बैंक में स्पेसिफाई। तो कई बार क्या होता है कि आरबीआई किसी पर्सन को डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉई है, कोई ऑफिसर है जिसको रिमूव कर देती है और उसके बदले में खुद किसी को अपॉइंट करती है उस पोस्ट पर। तो ऐसे किसी पर्सन जो इस तरह से अपॉइंट किया गया हो आरबीआई की द्वारा, सुटेबल पर्सन, वो कितने समय तक अपने पोस्ट पर रह सकता है और उसके पीरियड जो फर्दर जो एक्सीड कितना पीरियड उसका हो सकता है। तो ये साथियों मैक्सिमम जो होता है वो 3 ईयर ही होता है। ऑप्शन है इसमें 3 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर। तो इसमें जो है वो 3 साल तक ही वो पर्सन रह सकता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, यानी कि 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और फर्दर कितनी भी बार में बनाया जाए, बट वो 3 साल ही उसका मैक्सिमम पीरियड होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बैंकिंग कंपनी शैल विद इन 30 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर submit a return to the Reserve Bank as at the end of such calendar year of all account in India which have not been opened upon for dash years। तो ये साथियों जितनी भी बैंकिंग कंपनीज़ हैं उनको हर कैलेंडर ईयर के 30 दिन के अंदर में सबमिट करना होता है कि कितने अकाउंट ऐसे हैं जो पिछले कितने समय से ऑपरेट नहीं हुए। ईयर पूछे हैं तो ऑप्शन है इसमें 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर। तो जो इनऑपरेटिव अकाउंट हैं, बहुत समय से ऑपरेट नहीं हुए हैं, तो उनकी लिस्ट जाती है। तो वो 10 साल की लिस्ट जो है वो आरबीआई को जाती है, जो 10 साल जिनको हो गए और ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। आइडियल उनमें कुछ अमाउंट अगर है तो वो आइडियल पड़ा हुआ है, तो वो उसकी लिस्ट जाती है। और फिर आपने देखा होगा कई बार वो अमाउंट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है डीईएफ में, डीईएफ जो फंड है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है वो पैसा। तो 10 साल इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। द अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक टुगेदर विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी पब्लिश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड 3 कॉपीज देयर ऑफ शैल बी फर्निश्ड एज रिटर्न्स टू द रिजर्व बैंक विद इन डैश फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच दे रेफर। तो इसमें पूछा गया है कि जो भी बैंक की जो अकाउंट हैं, बैलेंस शीट हैं, जो आरबीआई को फर्निश की जाती हैं और 3 कॉपीज़ में भेजी जाती हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, वो कितने दिन के अंदर भेजनी है, किसी पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है अकाउंटिंग का जो एंड हो रहा है उस टाइम के कितने दिन के अंदर उसको भेजना होता है। तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो ये रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट जो हैं, अकाउंट और बैलेंस शीट जो हैं वो आरबीआई को जानी होती हैं। ऑप्शन इसमें है 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है, विद इन 3 मंथ ये आरबीआई को भेजनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी अदर देन इट्स चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर वाई वट एवर नेम कॉल्ड शेल होल्ड द ऑफिस कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। तो कोई भी डायरेक्टर जो है मैक्सिमम कितना उसका टाइम स्पेन हो सकता है, टेन्योर उसका हो सकता है ऑफिस का, डायरेक्टर का, तो वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 8 ईयर ही उसका मैक्सिमम टेन्योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बैंकिंग बिजनेस एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग बिजनेस कई सारे ऐसे दिए हैं जो बैंकिंग कंपनीज कर सकती हैं। तो उसमें सेंटेंस दिए हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेकंड है कलेक्शन ऑफ बिल्स, थर्ड है बाइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज को बाई कर सकते हैं। तो इसमें साथियों ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं वो बैंकिंग बिजनेस, तीनों ही बैंकिंग बिजनेस बैंकिंग कंपनीज़ के द्वारा किए जा सकते हैं और बीआर एक्ट में ऐसा दिया हुआ है, परमिशन दी हुई है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसमें से गलत है। ऑप्शन ए है, आरबीआई इज़ द
बैंक ऑफ इशू, तो आरबीआई बैंक ऑफ इशू है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। आरबीआई को बैंक ऑफ इशू कहते हैं क्योंकि आरबीआई क्या करता है, करेंसी को इशू करता है। सेकंड है आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। आरबीआई का जो फंक्शन है ये कि आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट के बैंकर की तरह एक्ट करेगा। थर्ड है आरबीआई इज़ बैंकर्स बैंक, तो आरबीआई बैंकर्स का भी बैंक होता है, उनका रेगुलेटर भी होता है, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। फोर्थ है आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो ये ऑप्शन साथियों सही नहीं है क्योंकि आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है क्रेडिट, ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है तो वो लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सीधे जो क्रेडिट है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अलावा भी आरबीआई कुछ डायरेक्शंस दे सकता है बैंक को क्रेडिट के रिगार्डिंग। तो फ्लो ऑफ क्रेडिट को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, ऐसा कहना सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक इन इंडिया फॉल इन फॉलोइंग कैटेगरी, तो इंडिया में जो भी बैंक हैं वो इन सभी कैटेगरीज में आते हैं। तो आपको बताना है, 3 सेंटेंस हैं, कौन सा सही है इसमें। फर्स्ट सेंटेंस है बैंक्स बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्पेशल एक्ट द पार्लियामेंट सच एज एसबीआई, तो इसमें कहा गया है कुछ बैंक ऐसे हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट की तरह एक्ट बनाए गए हैं और स्पेशल एक्ट के तहत पार्लियामेंट में जो स्पेशल एक्ट पास करके बनाए गए हैं, जैसे कि एसबीआई। ठीक है। दूसरा है बैंक्स बीइंग कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और अ फॉरेन कंपनी सच एज यूटीआई बैंक लिमिटेड, तो बैंक ऐसे हो सकते हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, 1956 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि यूटीआई बैंक लिमिटेड। और थर्ड है बैंक्स रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, या फिर ऐसे बैंक हो सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर हैं, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत हों। तो ये तीनों ही सेंटेंस साथियों करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द 3 sentences आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक अंडर बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 स्टैंड्स फॉर, तो करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक से क्या मतलब है यहाँ पर। जो एक्ट है 1970 का, उसमें जो करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक के बारे में बात की गई है, उनको वो किसके बारे में बात हो रही है, तो ये बताना है। ऑप्शन है न्यू प्राइवेट बैंक, ओल्ड प्राइवेट बैंक, थर्ड है आरआरबीज, फोर्थ है नेशनलाइज्ड बैंक, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, नेशनलाइज्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ सीआरआर इज फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय, तो जो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, इसको समय समय पर कौन फिक्स करता है। ऑप्शन है आरबीआई, आईबीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, सबको पता होना चाहिए। आरबीआई जो है वो सीआरआर फिक्स करता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कमेटी रिकमेंडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर बुक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसी कौन सी पहली कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए जाने चाहिए, किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि उनकी रिकवरी वगैरह हो सके। तो इसमें ऑप्शन है तिवारी कमेटी, ओझा कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और रंगराजन कमेटी, तो इसमें साथियों ऑप्शन ए करेक्ट है, तिवारी कमेटी इसका सही आंसर है। हालांकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नरसिम्हन कमेटी जो है वो भी उसने भी रिकमेंड किया था इनको डीआरटीज़ वगैरह को स्थापना की जाए, लेकिन इसमें क्योंकि पूछा गया है कि फ़र्स्ट कमेटी कौन सी है, तो सबसे जो पुरानी कमेटी या फर्स्ट कमेटी जो थी वो तिवारी कमेटी थी, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।